और आप मेंस की तरफ जाएंगे। जब आप मेंस में लिखेंगे तो मेंस में जैसे मान के चलिए सपोज दैट अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो वार्षिक गति है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व देखिए एक परिक्रमणीय गति पूरा करती है, तो वार्षिक गति को आप समझाइए, वार्षिक गति के बारे में आप लिखिए। और आपसे 125 वर्ड में पृथ्वी की वार्षिक गति, या फिर मान के चलिए कि पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की गतियां ही पूछ ली गई। तो फिर ऐसी स्थिति में एक बच्चे का कमेंट आया कि क्या सर हम ठीक है फिगर्स का यूज कर सकते हैं? आप बिल्कुल फिगर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की गतियों को आपने लिखा, तो आप वहां पर जब मेंस में लिखेंगे तो मेंस के उत्तर लेखन में आप बोलेंगे कि ठीक है पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है जिसको अंग्रेजी में हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। घूर्णन गति जहां पर पृथ्वी अपने दो स्थिर अक्षों के परितः पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। यह जो होती है ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग लगभग 24 घंटे के कारण 24 घंटे की होती है, और इस कारण दिन और रात होते हैं, और दिन और रात होते हैं तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि दिन और रात होते हैं। ठीक है, दूसरा परिक्रमणीय गति। परिक्रमण गति में क्या होता है कि पृथ्वी घूर्णन गति तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में वह पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चारों ओर जब वे पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है तो इस प्रकार की गति को परिक्रमणीय गति कहेंगे, और ये लगभग लगभग 365 दिन की होती है। पूरा वर्ष जो होता है वो इस परिक्रमणीय गति के कारण होता है, इसलिए परिक्रमणीय गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होती है इसके कारण, और वहीं इसके कारण दिन और रात होता है। ठीक है, और फिर आप ठीक है इस तरह के फिगर्स बना सकते हैं, जैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि दिन व रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ये सूर्य के सम्मुख है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, और इस वाले हिस्से पे क्या होगी? रात होगी। अब पृथ्वी तो लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो जिस हिस्से पर पहले दिन था वो हिस्सा अब सूर्य के विपरीत चला जाएगा, तो वहां रात हो जाएगी, और जो रात थी अब वो हिस्सा सूर्य के सम्मुख आ जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैंने बताया था कि सुबह दोपहर और शाम भी होते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर शाम भी होते हैं। ठीक है, फिर आपने देखो इस तरह का मैंने ये फिगर बनाया, और इस तरह के फिगर को बनाकर ठीक है मैंने आपको ये दिखाया कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ठीक है मैंने बताया है कि भैया ये जो है आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये आपका इक्वेटर है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये वाला विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र पर आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत पड़ रही हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो बड़ा स्वाभाविक है इस मात्रा में अधिक मात्रा में, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति होगी। ये वाला जो क्षेत्र है ये अधिक मात्रा में सूर्य तप की ठीक है प्राप्ति करेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने के कारण सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त हो रही हैं। और ये वाला जो चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जा रही है, तो तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र को कवर करेंगी। अधिक क्षेत्र को कवर करने के कारण स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, तो सूर्य तप की मात्रा जो होगी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा या जो ऊष्मा है वो कम प्राप्त होगी। तो ऐसे ही ठीक है वह भाग पृथ्वी का जो सूर्य के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, सम्मुख होता है, वहां पर दोपहर होती है। ठीक है, और यहाँ सुबह हो रही होगी, यहाँ पे शाम हो रही होगी। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर आया, तो जहां पे कल को सुबह थी, मतलब जहां पर 6 घंटे पहले सुबह थी, वहां पर 6 घंटे बाद क्या हो जाएगी? दोपहर हो जाएगी। और जहां पे दोपहर थी वहां पे 6 घंटे बाद क्या हो जाएगी? शाम हो जाएगी। और जहां पे शाम थी वहां पे 6 घंटे बाद क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के जस्ट विपरीत है। ठीक वैसे ही ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको परिक्रमणीय गति बताई। देखिए परिक्रमणीय गति जब मैंने आपको बताई कि किस तरह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर और 22 दिसंबर की स्थिति प्राप्त हो रही है, तो आप बिल्कुल जब आप मेंस देखेंगे तो मेंस के लेखन में आप फिगर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर 21 मार्च की स्थिति वसंत विषुव आपको समझाया, ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पर 21 जून की स्थिति ग्रीष्म अयनांत समझाया, फिर मैंने 23 सितंबर की स्थिति सरस विषुव आपको समझाया, और फिर मैंने आपको शीत अयनांत की स्थिति अर्थात 22 दिसंबर की स्थिति को समझाया। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, फिगर्स का यूज कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिगर्स का यूज करने के साथ साथ फिर आप अपने उन ठीक है ना जो आप समझाना चाहते हैं एग्जामिनर को, आप वहां पर शब्दों का प्रयोग करते हुए समझा सकते हैं। जब आप फिगर्स का यूज करते हैं तो बड़ा स्वाभाविक होता है एग्जामिनर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट, बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो समझता है कि बच्चे को इस टॉपिक की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मैंने फिर वो सारी बातें बताई। यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको बताया कि भाई ये आखिर स्थिति प्राप्त कैसे हो रही है।
जरा आप इसको समझिए कि भाई ये आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। इसको आप वसंत विषुव शरद विषुव कहेंगे, 21 मार्च को वसंत विषुव से शरद विषुव कहेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा। ना तो कहीं पर स्पष्ट है ग्रीष्म ऋतु होगी, ना कहीं पर भी स्पष्ट है शीत ऋतु होगी, ठीक है, इस स्थिति में। लेकिन फिर जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आएगा और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाएगा और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, रातें छोटी हो जाएंगी। इसके बाद 21 जून के बाद फिर सूर्य नीचे की तरफ आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, करेक्ट 3 महीने के बाद 23 सितंबर को सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत। और विषुवत रेखा पर जब लंबवत है तो सेम वही स्थिति है बिल्कुल, ठीक है ना, कि समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा। ना तो स्पष्ट है कहीं ग्रीष्म ऋतु होगी, ना ही स्पष्ट है कहीं शीत ऋतु होगी, मतलब इस प्रकार की स्थिति आपकी हो रही होगी। और फिर क्या हो जाएगा भैया जी, सूर्य का दक्षिणायन हो जाएगा 22 दिसंबर, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत आएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। अब वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति में कैसी हो रही होगी, शीत ऋतु। तो ऐसे ही आप उत्तरी गोलार्ध में है, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, हम अक्षांश की दृष्टि से उत्तर और देशांत की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में पढ़ते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट मैच अगर, ठीक है, भारत के समय के हिसाब से गर्मियों में हो रहे हैं, भारत में अगर गर्मी है तो वहां पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी स्वेटर पहन के क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पे शीत ऋतु होगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है?